गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं कमलेश्वर जी के विषय में कुछ कहना चाहूँगी। कमलेश्वर नई कहानी के प्रमुख रचनाकार हैं। उनका जन्म 1932 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात तथा पत्रकारिता से अधिक लगाव होने के कारण इन्होंने सारिका, दैनिक जागरण तथा दैनिक भास्कर जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया। कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं मांस का दरिया, कस्बे का आदमी, तलाश, जिंदा मुर्दे, वही बात, एक सड़क 57 गलियां, कितने पाकिस्तान, अधूरी आवाज, चारुलता। इनकी रचनाओं में उर्दू, अंग्रेजी तथा आंचलिक शब्दों का प्रयोग मिलता है। कमलेश्वर को भारतीय अकादमी पुरस्कार व भारत सरकार के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। लेखक कहते हैं यह बात उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में उनके आने की चर्चा रोज हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी इस बात से परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर जब रानी जाएंगी तो कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके दौरे के पहले ही इस महाद्वीप का, यानी जहाँ जहाँ वो जा रही थी वहाँ का तूफानी दौरा करने वाला था कि रानी की आवभगत किस प्रकार की जा रही है इन देशों के द्वारा, और सुरक्षा की दृष्टि से भी सब देखने आ रहे थे उनके सेक्रेटरी और उनका जासूस। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, इतनी बड़ी रानी आने वाली थी हमारे। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ यानी अपनी पूरी फौज के साथ निकलने के दिन जो है वो ख़त्म हो चुके थे। फोटोग्राफरों की एक फौज जो है, एक ग्रुप तैयार हो रहा था रानी के साथ उनके दौरे के लिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने का मतलब होता है जो अखबार में से काटा गया जो अंश है उसको कतरने कहा जाता है। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। अब रानी का आगमन हो रहा था भारत में और इंग्लैंड के अखबारों में भी हमेशा रानी के दौरे की सुर्खियां छपी रहती थी और वहाँ के अखबारों में जो कुछ भी छपता था
वो हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन दिखाई देता था हमको। और रानी जब भारत आने वाली थी तो एक हल्के नीले रंग का उन्होंने सूट बनवाया था, जिसका कपड़ा जो है रेशमी था और वो हिंदुस्तान से ही मंगाया गया था। इस सूट को बनाने में करीब 400 पाउंड खर्चा आया था। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। रानी एलिजाबेथ का पूरा जीवन परिचय पेपर में छपा हुआ था। उनके पति फिलिप के भी कई सारे कारनामे छपे हुए थे, और तो और उनके जो नौकर है, बावर्ची, जो खाना बनाने वाले, उनके अंगरक्षक यानी उनके सिक्योरिटी गार्ड, सभी लोगों की जीवनियां अखबारों में छपी हुई थी। यहाँ तक कि उनके महल में रहने वाले, पलने वाले कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। यानी रानी के दौरे के विषय में जो है सारी बातें इंग्लैंड में छप रही थी, इंग्लैंड के अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसकी गूंज जो है हमको भारत में सुनाई पड़ती थी। यानी भारत के अखबारों में भी उनके विषय में बहुत कुछ छप रहा था। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। अब रानी आ रही है तो उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी तो उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। इतना महंगा सूट पहनकर जब आएंगी, वो पालम हवाई अड्डे में जब उतरेंगी तो उनके लिए इतनी बड़ी शख्सियत है तो उनके लिए बहुत कुछ होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची यानी उनका जो रसोइया है, उनका जो खाना बनाने वाला जो व्यक्ति था, वो भी महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। उनके जो बावर्ची है वो तक सेना में जो है युद्ध लड़ चुके हैं। उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी जो है दिल्ली आ रही, जिनका बावर्ची सेना में था, अपने देश के लिए महायुद्ध में जो है जान हथेली पर लेकर लड़ चुका है। तो ऐसे स्थिति में जो है उनकी शान शौकत के क्या कहने। वही रानी जो है हमारे देश आ रही थी। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। रानी के आगमन में, उनके स्वागत के लिए जो है कि शक्ल बदल गई थी, काया पलट होने लगा था। यानी बहुत सारे बदलाव किए जा रहे थे रानी के स्वागत के लिए। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा। सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेखक कहते हैं कि करिश्मा ऐसा था कि न तो किसी ने किसी से कहा, न किसी ने देखा। दिल्ली की पूरी सड़क जो है जवान हो गई थी, यानी साफ सुथरी, उसकी मरम्मत की जा चुकी थी। बहुत बढ़िया बना दिया गया था वहाँ के सड़क को। और बुढ़ापे की धूल, यानी जो भी धूल धक्कड़ थे उस सड़क में, सब साफ हो गई थी। और रानी जिस रास्ते से गुजर रही थी उसके आसपास की जितनी भी इमारतें हैं यानी बिल्डिंग्स हैं, वो भी नाजनीनों की तरह, नाजनीन मतलब एक युवतियों की तरह, कोमल स्त्रियों की तरह श्रृंगार कर किया जा रहा था उस इमारतों का।
यानी उनको बहुत ही अच्छे तरह से रंग रोगन करके सजाया जा रहा था। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं था। यानी नई दिल्ली में सारी तैयारियां हो रही थी, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक जो वहां पर लगी हुई थी, उनकी जो मूर्ति लगी हुई थी, उसमें नाक नहीं थी। यही एक चिंता का विषय हो रहा था हमारे देश के जितने भी प्रशासनिक अफसर थे उन सभी को। और सब कुछ था दिल्ली में, सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है, बहुत लंबी कहानी है इसकी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे कि किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे इस नाक के लिए। राजनीतिक पार्टियों ने कई प्रस्ताव भी पास किए थे, चंदा भी जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, तर्क वितर्क हुआ था, अखबार के पन्ने भी रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दे या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ लोग पक्ष में थे नाक को हटाने के और कुछ विपक्ष में थे, और ज़्यादातर लोग बहुत ही खामोश यानी शांति से बैठे हुए थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी, वो दोनों के पक्ष में थे, पक्ष में भी थे, विपक्ष में भी थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। यानी उस समय जो है बहुत आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक, यानी हमारा देश आज़ाद भी हो चुका था, उसके बाद भी हम इंग्लैंड यानी ब्रिटिश सरकार के जो है उनके गुलाम बन गए थे हमारे यहाँ के जो भी प्रशासनिक अफसर थे। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए यानी उनकी मूर्ति की नाक के लिए जो है उनकी मूर्ति की देखभाल के लिए हथियार से लैस पहरेदार भी तैनात कर दिए गए थे, और ऐसी स्थिति में कोई भी उनकी मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हिंदुस्तान में ऐसी कई सारी मूर्तियां खड़ी हुई थी, और जिन तक यानी हिंदुस्तान की में जितनी सारी मूर्तियां खड़ी थी हमारे देश के महापुरुषों की, और जहाँ तक लोगों का हाथ पहुँच सकता था, उन्हें बड़े शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों यानी म्यूज़ियम तक पहुँचा दिए जाते थे। कहीं कहीं तो लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध भी होता था। अब हम इसके आगे का अनुच्छेद अगली कक्षा में पढ़ेंगे।